गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो नए आए हैं इस चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए फटाफट से। ठीक है। तो कल हमने काफी कुछ पढ़ा था, पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ा था कि पेप्टाइड क्या होता है, डाईपेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, किसे कहते हैं ना। फिर हमने प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ा था, प्राथमिक संरचना पढ़ी थी, द्वितीयक संरचना पढ़ी थी। क्लियर। तो पेप्टाइड क्या होता है भाई, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले। तो क्या है आपके पास में पेप्टाइड, कि जब दो अल्फा एमिनो का संघनन होता है तो एक प्रकार का यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, अणु प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। क्लियर। डाईपेप्टाइड, जब दो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स का संघनन होता है तो जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड। इसी प्रकार से आपके पास में पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है भाई पॉलीपेप्टाइड क्या होता है आपके पास में, कि जब असंख्य अणु पेप्टाइड के क्या करते हैं, आपस में संघनन करते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से जो जटिल अणु आपके पास में यहाँ पे प्राप्त होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, पॉलीपेप्टाइड हम इसको कहते हैं। इसी प्रकार से क्या था आपके पास में, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कि पॉलीपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड में कई प्रकार के एमाइड बॉन्ड, एमाइड आपके पास में क्या होते हैं भाई, एमाइड बॉन्ड होते हैं, जो क्या था आपके पास में NH और CO, है ना। तो इस प्रकार के प्राप्त से जुड़े होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। ठीक है। तो प्राथमिक संरचना हमने देख ली थी, द्वितीयक संरचना हमने अच्छे तरीके से वहां पे देख ली थी, किस प्रकार से आपका प्राथमिक संरचना होती है ना। क्या था भाई प्राथमिक संरचना में, प्राथमिक संरचना थी कुछ इस प्रकार से थी आपके पास में प्राथमिक संरचना, यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे एक विशेष क्रम में पेप्टाइड बंध जुड़े हुए थे, है ना। एक विशेष क्रम में आपके पास में पेप्टाइड बंध जुड़े हुए थे। ये क्या था आपके पास में, ये था प्राथमिक संरचना कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4, यहाँ पे ये। द्वितीयक संरचना क्या थी, द्वितीयक संरचना में क्या था आपके पास में 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, फिर 1 2 3 यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे इस प्रकार से जुड़े हुए थे, है ना। कुछ इस प्रकार से आपके पास में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे भाई। क्लियर हो गई बात। ये हो गई आपके पास में द्वितीयक संरचना, ये हो गई आपके पास में प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना, ये हो गया आपका यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है। ये याद आ रहा है भाई सभी को, है ना। कुछ इस प्रकार से हमने पढ़ा था प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना के बारे में। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, संरचना और द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना। और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे तृतीयक संरचना के बारे में, चतुर्थ संरचना के बारे में, और प्रोटीन का वर्गीकरण, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे हम, आपके पास में तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना और प्रोटीन का वर्गीकरण के बारे में हम आज की क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे भाई। ठीक है। तो पहले हम प्रोटीन की तृतीयक संरचना देख लेते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की लंबाई पर्याप्त बढ़ जाती है तो श्रृंखलाओं में परस्पर विशेष प्रकार से संयुक्त होने लगती है। वो श्रृंखला क्या होने लग जाती है, विशिष्ट प्रकार से क्या होने लगते हैं, संयुक्त जुड़ जाती है भाई, आपस में एक साइड से इधर से, एक इधर से जुड़ जाती है। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने का अध्ययन तृतीयक संरचना कहलाता है। इसमें पेप्टॉन्स वो प्रोटीयोज का निर्माण होता है। ठीक है। बना लेते हैं हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके पास में। ठीक है। ये आपका गोला गोला में बनेगा ये। ठीक है। किस में बनेगा ये आपका, इस प्रकार से अभी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। ये जुड़ गया आपका इस प्रकार से इतना, और दूसरा आएगा आपके पास में फिर ऐसे, ये ऐसे आता है, फिर ऐसे, और ये ऐसे आ जाता है, और ये जाता है आपके पास में कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे। समझ गए। ठीक है। अब हम इसमें बनाते हैं भाई, बना दो भाई। अब आप क्या बना दो, यहाँ पे गोले गोले बना दो। एक मतलब काउंट तो क्या ही करोगे आप, काउंट तो क्या ही करोगे। ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि ये गोले मेरे से प्रॉपर तो मुझे जहां तक लग रहा था बनेंगे नहीं ना, तो हमने इसको इस प्रकार से
इनको बनाना है भाई, इनका निर्माण करना है इस प्रकार से। स्पीड बढ़ा दो आप भी मेरे साथ साथ। फटाफट से बना दो भाई। है ना, फिर हम इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाएंगे। ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगता है ना इनमें, इन चीजों में थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम लगता है। ज्यादा खिचड़ी मत पका देना बस, खिचड़ी मत पका देना। अगर किसी को पसंद भी है तो ज्यादा मत बना देना भाई, खिचड़ी मत बनाना यहाँ पे। ठीक है, इसको इस प्रकार से यहाँ से, ये और ये बना आपके पास यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये जुड़ा ऐसे, समझ गए। यहाँ से भी स्टार्ट करो फिर। ये तृतीयक संरचना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा क्या है आपके पास में, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब हम इसमें फिल करेंगे भाई। क्या फिल करोगे, क्या भरोगे, व्हाइट कलर या फिर क्या भरे हम यहाँ पे, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो आज हम इसमें देखते हैं भाई कौन सा कलर ज्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे। ये कर रहा है, ये कर रहा है भाई, इसको भरते हैं ना, इसको भरते हैं हम। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ से कितने हो गए, 4। यहाँ पे मतलब आपने अच्छे तरीके से भरना है भाई इसको। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से भरना है, ये गड़बड़ी मत कर देना इसमें, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। ठीक है, ये आया, फिर यहाँ पे ये बना इस प्रकार से। ये है ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट करो। ये आया आपका, यहाँ से ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास में, फिर यहाँ, फिर यहाँ एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे भर दो। ये लो, भर गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है भाई, लग रहा है, क्या लग रहा है आपको। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर देते ना, डार्क में और प्यारा लगेगा। कौन सा कलर लगाएं भाई यहाँ पे, ये वाला। चलो हम थोड़ा लाइट ले लेते हैं, लाइट कलर लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना। लाइट कलर हम इसको चूज कर लेते भाई, आया नहीं तो हाँ, इसको मैं यहाँ पे, कहाँ था ये रहा, तो ये चूज किया जाए। ठीक है, ये रहा। अब ये सही लग रहा है, अच्छे से विजिबल है ना, ये वाला थोड़ा सही है। चलो भाई इसको फटाफट से, है ना, ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो भाई, तो अच्छे से कर लो। गोला ठीक से बनाना है, कहीं ऐसा ना लगे पता नहीं कौन से गोले से ये गोला आ रखा है ना। गोला मतलब पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है ना गोला आपका, इसी तरीके से और भी क्या है जो ग्रह हैं। चलो फिलहाल ये बना, ये क्या है आपके पास में, ये तृतीयक है। क्या है ये आपके पास, तृतीयक है। ठीक है, समझ गए कौन सी संरचना है, तृतीयक संरचना है। क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की लंबाई पर्याप्त बढ़ जाती है तो विशेष प्रकार से वो क्या होने लग जाते हैं, संयुक्त। देखा ना मैंने बताया था ना आपको कैसे जुड़े, ऐसे प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, ऐसा जुड़ा ये, ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से ये ऐसे बैंड हुआ, और ये यहाँ से ऐसे आया, और यहाँ से ये ऐसे, ये। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, इसको समझ लेना भाई, इसको समझ लेना अच्छे तरीके से। क्लियर हो गई बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ना, क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखोगे क्या, क्या है लिखोगे भाई, यहाँ पे आपने लिखना है, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे क्या है ये तृतीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, ये इतना इसमें लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ में बढ़ते हैं, ये थोड़ी सी टफ है चतुर्थ वाली, है ना। चतुर्थ में क्या होता है, प्रोटीओ संरचना के अंतर्गत जुड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में परस्पर त्रिविम
रूप से संयुक्त होकर प्रोटीन की वृहद और जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की चतुर्थ संरचना बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं। इसका निर्माण किया जाए, है ना, इसको बनाते भाई हम बनाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से बनेगा आपके पास में यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसको कलर चूज कर लेती हूँ पहले मैं, ऐसा कलर कोई। ठीक है, विजिबल है, ठीक है, ये ठीक है। चलो भाई, हाँ तो क्या करना है हमने, तो पहले क्या ना तीन बनानी है ना, तीन तीन बना दो आप। तीन हमने यहाँ पे क्या बनानी है, संरचना बनानी है। तो पहले क्या करोगे, इस प्रकार से इनको बनाओगे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आएगी आपके पास में, ये घुमाया आपने और ये ऐसे आई। ठीक है, ज्यादा ही लंबी चली गई, ये ज्यादा ही लंबी चली गई, ऐसे नहीं, ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे। ठीक है, सही, लास्ट में सही कर दूंगी मैं ना इसको। ठीक है, ऐसे ही आपकी, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा हम इसको प्रॉपर ढंग से बना लेते हैं, क्योंकि बनानी तो हमने एक ही बार में है। ठीक है, हाँ ये सही है ना, थोड़ी सी सही आ गई। अरे एक बीच से ऐसे, ये आएगी ऐसी, ऐसे आएगी, और एक इधर से आएगी, ये आई ऐसे। ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात को। एक और कलर कलर ले लेते हैं, कलर लेना पड़ेगा भैया, कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये हमको कलर लेना पड़ेगा, कौन सा ले रहे थे हम, लाइट ना, लाइट ये रहा। ठीक है, हम्म, चलो भाई ये बना है, इसको बना दो, पहले इसको हम बना देते हैं। यहाँ से गोला बनाओ, स्टार्ट करो गोला, गोला बनाना स्टार्ट कर दो भाई फटाफट से। ये चलता रहेगा, है ये क्या है गोले आपके पास में, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, ये क्या है गोले आपके पास में, अमीनो एसिड है। कौन से गोले हैं ये आपके पास में, अमीनो एसिड के गोले हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे आपके। ये ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, फिर यहां से भी फटाफट से बना दो भाई, ये गोलों का निर्माण जल्दी जल्दी कर दो। तो बस यही है, थोड़ी सी संरचना बनाने में टाइम लगेगा आपको, है ना, इसको थोड़ा संरचना में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन प्रॉपर ढंग से बनाना, अच्छे अच्छे राइटिंग में। ओ सुंदर सुंदर। चलो, ये सारे क्या है आपके पास में, एमिनो एसिड है। ये ऐसे आते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहां से भी बनाओ। इस संरचना में थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम लगता है। ये बनी इसकी संरचना भी। ये ऐसे आती है, समझ गए। ठीक है, लग रहा है धासु, धासु लग रहा है भाई, लग रहा है, अब बना दो, क्या बनाओ, ये बन गया। ठीक है, विजिबल है, हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये मैं पेप्टाइड बॉन्ड बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, एक क्या है ये आपके पास में, ये आपके पास में क्या है भाई, ये बिल्कुल बने हैं किस तरह से, ये बने हैं आपके एक निरंतर विशिष्ट क्रम में, है ना, निरंतर विशिष्ट क्रम में जुड़े हुए हैं ये। निरंतर और विशिष्ट क्रम में जुड़े हुए हैं।
फिर ये इधर आया, फिर यहाँ पे ये बना आपका चलो भाई बन गया, ये बन गया। देखो वाह कितना अच्छा लग रहा है लग रहा है भाई खतरनाक, है ना। तो ये है आपके पास में प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। क्या है ये आपके पास में है? प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। प्रोटीन की, बस याद कर लो, इजी है। प्रोटीन की संरचना आती है भाई, प्रोटीन की संरचना बनाने के लिए प्रोटीन की चतुर्थ ये आता है भाई। ऐसे नहीं टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं इनमें, है ना। ये आते हैं, ये गोले सब प्रॉपर ढंग से भरना, इन्हीं में नंबर मिलेगा, ये आएगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई। ये डिजाइन, ये भी डिजाइन आएगी, ये डिजाइन भी याद कर लेना, वो डिजाइन भी याद कर लेना, दोनों डिजाइन रट लेना भाई, दोनों डिजाइन आएंगे आपके पास में। प्रोटीन की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इजी है, सबसे इजी है, बहुत इजी है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। प्रोटीन को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्रोटीन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपके पास में रेशेदार प्रोटीन। ठीक है, पहला क्या है? रेशेदार प्रोटीन। ठीक है, तो वह प्रोटीन जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लंबे क्या है, धागे नुमा संरचनाओं के रूप में पाई जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे क्या है, ये आपके पास में क्या है भाई, ये रेशेदार है। कौन सी प्रोटीन होती है आपके पास में? रेशेदार होती है। ठीक है, किस प्रकार से बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, कैसे बनती है ये प्रोटीन आपके पास में, कैसे बनती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनती है आपके पास में, ये इसको बना देते हैं हम, को बना देते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ इस तरीके से जुड़ बनती है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, पहले प्रॉपर ढंग से बना लेते हैं हम, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ से बीच से आपका एक गायब हो जाता है ये। ठीक है भाई, समझ गए। ठीक, फिर आता है आपके पास में कुछ इस तरीके से, ये तो एक टेढ़े में बन गया, एक आता है आपके पास में ऐसे में, ये क्या है, ये धागे नुमा है ना, धागे की तरह है ना, ये ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे काट काट दो इनको। ठीक है, इनको प्रॉपर ढंग के से तरह से, और फिर यहाँ पे जुड़ता है आपके पास में इस तरीके से, ये ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, ये है आपके पास में। क्या है, रेशेदार दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये? रेशेदार है आपके पास में। ठीक है, इन्हें बोलते हैं, ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है आपके पास में। क्या है ये आपके पास में? पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या है आपके पास में? ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इन रेशेदार प्रोटीन की, तो ये इनका एग्जांपल अगर आप देखो तो एग्जांपल ना आपको पता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको एग्जांपल अच्छे तरीके से पता है भाई, अच्छे तरीके से। पहला होता है कैरेटीन, एग्जाम्पल पहला है आपके पास में कैरेटीन। कैरेटीन, अब आजकल तो बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है किस चीज का, देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चों को ना, मतलब अगर आप आपके घर में, आपके आसपास कहीं, मतलब जब कहीं कभी किसी की शादी होती है या आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो बहुत सारे जिनको क्या रहता है, शौक रहता है किस चीज का? बाल स्ट्रेट करने का, है ना, बाल स्ट्रेट करने। तो रिबाउंडिंग सुनी होगी आपने, है ना, सुना है भाई रिबाउंडिंग के बारे में। तो उसमें एक पोर्शन आता है आपके पास में कैरेटीन, तो वो बोलते हैं आपके पास में कि अगर आप कैरेटीन कराओ तो आपके जो बाल हैं वो काफी अच्छे हो जाएंगे, है ना, काफी स्ट्रेट हो जाएंगे, काफी अच्छे हो जाएंगे। तो वो कैरेटीन क्या है? तो वो कैरेटीन प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? हमारे बाल और नाखून में पाया जाता है। जब कैरेटीन की कमी होती है हमारे बालों में या नाखूनों में, तो वो क्या हो जाता है? झरझरे से हो जाते हैं, जैसे मेरे बाल हो रखे हैं, है ना, इनमें शायद कैरेटीन की कमी है, इसीलिए अजीब से हो रखे हैं, है ना। ठीक है, और मेरे नाखूनों की तो अगर नाखून बोले तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे उसमें बॉडी में क्या होता है, जो बाल और नाखून होता है इनमें कैरेटीन प्रोटीन होता है, आवश्यकता होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो हमें 4-5 हजार रुपए हमसे हमें बोलते कि भाई दो, भाई हमारे हाथ में 4-5 हजार दो, हम तुम्हारा कैरेटीन कराते हैं। यही कैरेटीन है, वो क्या है? ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन। ठीक है, क्या है ये आपके पास में भैया? ये प्रोटीन है। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपके पास में बाल और नाखून में। कहाँ होता है ये? बाल और नाखून में। दूसरा दूसरा अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा है आपके पास में, पहला कैरेटीन हो गया, दूसरा क्या होता है? मायोसिन। बताओ मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मायोसिन, बायो वालों बताओ भाई। मायोसिन, तो ये मायोसिन पाया जाता है मांसपेशियों में।
मांसपेशियों को इनकी जरूरत होती है, मांसपेशियां। ठीक है, तीसरा हो गया आपके पास में फाइब्रोयोन, सॉरी फाइब्रोयोन। ठीक है, फाइब्रियोन सॉरी, क्या है तीसरा आपके पास में? फाइब्रोयोन। ठीक है, तीसरा क्या होता है? फाइब्रियोन। तीसरा होता है आपके पास में फाइब्रियोन। ठीक है, ये पाया जाता है कहाँ पे? ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रेशम में। ठीक है, रेशम। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो कैरेटीन से तो आपको अच्छे से पता होगा कैरेटीन क्या होता है। आपके बाल और नाखून में ये प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि हाँ आप अपने बालों में कैरेटीन करा दो या रिबाउंडिंग करवा दो, प्रोटीन करवा दो। भाई ये वही कैरेटीन है। ठीक है, समझ गए सब? आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके पास में? आगे है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कि ऐसे प्रोटीन, वैसे बहुत सारे बायो वाले बच्चों ने इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर रखा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा। ऐसे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड, क्या बोल रहा है ये? ऐसे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किसके अंडाकार या बेलनाकार संरचनाएं बनाती हैं। ठीक है, देखो पहला वाले में क्या है? ये धागे नुमा बनाते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेशेदार, है ना? रेशेदार नहीं आएगा यहाँ पे, दार आएगा, रेशेदार। ठीक है, रेशेदार। भाई ये दान नहीं है, इसको रेशेदार कर देना। ठीक है, क्या लिखोगे इसको? रेशेदार। क्या है आपके पास में? रेशेदार। विजिबल हो रहा है अच्छे से? हाँ, रेशेदार। ठीक है, रेशेदार प्रोटीन है आपके पास में। क्लियर हो गई बात? ये क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें क्या पता अंडाकार और बेलनाकार संरचनाएं यहाँ पे क्या होती है? बनाती है, इन्हें क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। किस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये बनती है कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से बनाती है? ये जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है और ये इसने बनाया, ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये ऐसे बन गया आपके पास में। इस प्रकार से ये क्या बनाता है आपके पास में? संरचना बनाती है। ठीक है, ये संरचना यहाँ पे क्या होती है? ये आपके पास में बनाते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या बनती है? संरचना बनती है। ठीक है, बेलनाकार पता है ना आपको? बेलनाकार हो गया आपका, गोलाकार हो गया, है ना, अंडाकार। अंडाकार ये हो गया आपके पास में, ये ऐसे देखा होगा ना, अंडा कैसे होता है आपके? इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये संरचना बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ी सी संरचना, इसलिए इसको ऐसे ऐसे कर लो, इसके बाद भी है मतलब। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? ये है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या लिखोगे? क्या है आपके पास में? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर हो गई बात? रेशेदार में क्या होगा? धागे नुमा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ग्लोबुलर में आपके पास में कुछ इस प्रकार से क्या बनेगी? ये संरचना यहाँ पे बनेगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है भाई? आगे है आपके पास में विप्रोटीनीकरण। क्या है? विप्रोटीनीकरण से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट एक उदाहरण दीजिए। अंडे उबालने पर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, क्यों? रीजन क्या है इसका? कि जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, जब उन्हें उबालते हैं तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? ठोस रूप में। तो तब आप क्या खाते हो भाई? तब आप अंडा कड़ी खाते हो, है ना? चलो, और अगर वो उसको आप लिक्विड फॉर्म में ही क्या कर दो, उसको तवे में डाल के क्या कर दो भाई? उसका आमलेट बना दो, है ना? तो वो भी बहुत आप लोगों ने खा रखा होगा, है ना? ठीक है, तो विप्रोटीनीकरण प्रोटीन का विकृतीकरण है। क्या है? या आप क्या बोल सकते हो? विप्रोटीनीकरण, या प्रोटीन का क्या बोल सकते हो? विकृतीकरण। इंपॉर्टेंट है। जब किसी प्रोटीन को किसी बाह्य कारक, ताप, प्रकाश, अम्ल, क्षार आदि के प्रभाव में रखा जाता है, प्रोटीन के जैविक भौतिक लक्षण क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में भाई? क्या बोल रहा है? थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोबारा देखते हैं इसको, क्या बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास में।
ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि आप क्या करते हो जब किसी प्रोटीन को किसी बाह्य कारक, जैसे हमारे पास में क्या हो गया, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, या अम्ल या क्षार हो गया, हम इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसके जो भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन के जैविक व भौतिक लक्षण में परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु रासायनिक गुण जो गुण है वो अपरिवर्तित रहते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विप्रोटीनीकरण कहते हैं, या प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। समझ गए मेरी बात को, क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में, कि किंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, विप्रोटीनीकरण कहते हैं, या प्रोटीन का विकृतीकरण। जब अंडे को उबाला जाता है तो उसमें उपस्थित क्या है आपके पास में, एल्ब्यूमिन। ठीक है, क्या है कि जब हम प्रोटीन को उबालते हैं तो उसमें उपस्थित जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन विकृतीकरण के फलस्वरूप ठोस अवस्था में क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे जब हम अंडे को उबालते हैं, ये इसका क्या है, भौतिक गुण है, और भौतिक गुण क्या हो जाता है आपके पास में, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हो गई बात। दूसरा है उदाहरण है यहाँ पे आपके पास में रक्त का स्कंदन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपके पास में, रक्त का एग्जाम्पल। ठीक है, अब प्रोटीन के जैविक कार्य क्या है। ठीक है, पहला क्या है आपके पास में, प्रोटीन एक अत्यंत उपयोगी जैव अणु है। ठीक है, क्या है ये, जैव बायोमोलिक्यूल्स है। कौन, प्रोटीन। यह जीवधारियों के शरीर में निम्न कार्य संपन्न करता है। इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है। प्रोटीन के जैविक कार्य या प्रोटीन का महत्व जो भी आएगा आपने इसको लिखना है। ठीक है, प्रोटीन शरीर में ऊतकों का निर्माण वो शारीरिक विकास का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है आपका प्रोटीन, एक तो ये क्या करता है, शरीर में ऊतक का निर्माण और शारीरिक विकास का कार्य करता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। कई बार क्या हो जाता है, हमारे जो ऊतक सेल से बहुत सारे सेल्स से हमारे क्या बनते हैं, टिश्यू ऊतक बनते हैं। तो कई बार हमारे जो जैसे चोट लग जाती है ना, तो खून निकलता है आपके पास में, तो वहां पे आपके बहुत सारे सेल्स वहां पे मर जाते हैं, ऊतक का क्या हो जाता है, वहां पे मर जाते हैं उनको, मतलब वो या तो टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है उनको, है ना, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं वहां। तो उनकी मरम्मत का कार्य भी क्या करता है आपके पास में, कौन करता है, प्रोटीन करता है। शारीरिक ताप को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। जो आपका बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए वो लगभग 98 फेरामीटर फ़ारेनहाइट, सॉरी फेरामीटर नहीं, फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। अगर आप डिग्री सेल्सियस की बात करो तो ये 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है आपके पास में, लगभग की बात कर रही हूँ मैं, इसके आसपास। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक मानव शरीर का, इससे आप अच्छी तरीके से पता होगा भाई, है ना। क्लियर हो गई बात। तो ये शारीरिक ताप को क्या करता है, शारीरिक होगा, ये शारीरिक नहीं होगा, शारीरिक कर देना इसको। ठीक है, शारीरिक ताप को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, जब आप सुना होगा आपने कोरोना टाइम पे बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, क्या, इम्यून सिस्टम। क्या होता है भाई, ये जब किसका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो जल्दी से बीमार नहीं होता है। भाई ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपका क्या होगा, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, तो आप जल्दी से बीमार नहीं होंगे। और जो जल्दी से बीमार हो जाता है, जैसे किसी को जल्दी से जुकाम, जैसे ही मौसम चेंज हुआ किसी को जुकाम पकड़ लिया, किसी को बुखार आ जाता है, कुछ भी हल्का फुल्का होने से, इसका मतलब उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या है, बहुत कम है। क्लियर। कुछ जंतुओं, सांप, बिच्छू आदि में आत्मरक्षा के लिए वेन का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, ये कुछ जंतुओं में मतलब ये प्रोटीन का कार्य, जो जैसे सांप हो गया, बिच्छू, इसमें क्या करता है, ये वेन का निर्माण करता है। एंजाइम, हीमोग्लोबिन आदि का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन पढ़ा है ना आपने, है ना। ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी आप आगे की अगर आपके पास में बायो होगा तो बायो में पढ़ोगे, अदरवाइज आप बीएससी में अगर आपने केमिस्ट्री ली तो वहां पे आपके पास में आता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन की कमी के कारण हमें, ये इंपॉर्टेंट है, क्वाशरकोर और क्या है, मेरस्मस रोग। ये हमने वैसे बेसिकली हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, ये हमने 9th 10th क्लास में पढ़ा होता है ना, जब हमारे शरीर में पढ़ा है, हमने पढ़ा था वहां पे, है ना। 6th 7th 8th 9th 10th में इन 5 क्लास में से कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके पास में कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है।
ठीक है, बात करें अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन हो गए आपके पास में, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, है ना। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है भाई, ये 1 नंबर में आपको पूछ सकता है, क्वासरकोर और मेरस्मस। ठीक है, बायो वालों ने ये अच्छे तरीके से इनको पढ़ लिया होगा, मैथ्स वाले थोड़ा अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्लियर हो गई बात, फटाफट से रिवीजन करने की बारी आती है अब। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई आपके पास में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना। इजी है, बहुत इजी है, प्राथमिक संरचना तो इजी है ना। इसमें क्या होता है, आपके अल्फा एमिनो एसिड का क्या होता है, एक विशिष्ट क्रम होता है, और ये इसमें विशिष्ट क्रम से कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध जुड़ा होता है। द्वितीयक संरचना में क्या हो जाता है, पेप्टाइड के कारण ये वलय उत्पन्न करता है, घुमाव बना देता है ना। और तृतीयक में क्या था भाई, तृतीयक में क्या था आपके पास में कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की लंबाई पर्याप्त बढ़ जाती है तो वो एक श्रृंखलाएं परस्पर विशेष प्रकार से संयुक्त होने लगती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने को अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तृतीयक संरचना कहलाते हैं। इसमें क्या बनता है हमारे पास में, पेंटोज और प्रोटीयोज का निर्माण होता है भाई। किस किस का निर्माण होता है, पेंटोज और प्रोटीयोज का। क्लियर हो गई बात, फटाफट से समझ के। ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे प्रोटीन की तृतीयक संरचना है। क्लियर। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना क्या है आपके पास में, कि प्रोटीयोज संरचना के अंतर्गत जुड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर त्रिविम रूप से संयुक्त होकर प्रोटीन की वृहद तथा जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं। कुछ इस प्रकार से, है ना। बहुत इजी है, याद रख लेना। यहाँ पे 3 हमने बनाने हैं कुछ। ठीक है, क्या याद रखोगे, 3 बनाने हैं भाई, है ना। 3 यहाँ पे हमने क्या बनाने हैं, इस प्रकार से इसकी संरचना बनानी है, और इसको तीनों को यहाँ पे जोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से इसको ऐड कर देना। क्लियर, चलो आगे क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण है। 2 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है, एक है रेशेदार, एक है ग्लोब्यूलर। ठीक है, पहले क्या है रेशेदार में, कि प्रोटीन की निम्न 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है प्रोटीन। ठीक है, पहला क्या है कि इसमें धागे नुमा संरचना बनती है। दूसरे वाले में क्या बनती है, अंडाकार या बेलनाकार। तो रेशेदार में आपके पास में क्या क्या, कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, जैसे मायोसिन हो गया, कैरेटीन हो गया, फाइब्रोयोन हो गया। ठीक है, कैरेटीन बाल और नाखून में पाया जाता है, मांसपेशियों में मायोसिन, रेशम में फाइब्रियोन। क्लियर हो गई बात। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे भी प्रोटीनीकरण क्या है, कि जब हम आपके पास में प्रोटीन को किसी बाह्य कारक, जैसे आपके पास में ताप हो गया, प्रकाश हो गया, अम्लीय क्षार की उपस्थिति में रखते हैं, तो इनके भौतिक गुणों तथा जैविक गुणों में क्या हो जाता है, ये इनके भौतिक गुण और जैविक गुण क्या हो जाते हैं भाई, परिवर्तित होने लग जाते हैं। जबकि जो रासायनिक गुण है वो क्या होने लग जाता है, वो अपरिवर्तित रहता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनीकरण या प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जब हम अंडे को उबालते हैं तो इसमें एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन विकृतीकरण के फलस्वरूप ठोस अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसमें, रक्त का स्कंदन। प्रोटीन के जैविक कार्य क्या क्या है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि प्रोटीन शरीर में ऊतकों का निर्माण तथा शारीरिक विकास का कार्य करता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है, शारीरिक ताप को नियंत्रित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कुछ जंतु में, सांप बिच्छू में आत्मरक्षा के लिए वेन का निर्माण करता है, एंजाइम, हीमोग्लोबिन आदि का ये निर्माण करता है। प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर, मेरस्मस रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है भाई, समझ गए सब। काम क्या है, अब आपका होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क ये है कि प्रोटीन की ठीक है, प्रथम, प्राथमिक, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ, इन चारों की संरचनाओं को अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना भाई, है ना। लिखने में तो आप माहिर हो, है ना, लिखने में तो माहिर हो, कुछ भी लिख दिया, गाने लिख दिया, शायरी लिख दिया, ऐसे करता है कोई, करता है भाई कोई, है। बहुत सारे बच्चों की कॉपियों में रहता है ऐसा, है ना, कुछ पैसे डाल देते हैं 500 की नोट की, हमें पास कर दो भाई। और अगर आपने थोड़ा बहुत लिखा होता है तो
आपको पास किया जाता है। अगर नहीं लिखा है तो आप 500 लिखो, 500 रखो अपनी कॉपी के अंदर, या 5,000, कोई पास नहीं करेगा आपको, ठीक है। ये उनके लिए एक चाय, जो इतना काम करते हैं ना, एक्स्ट्रा काम, टीचर्स जो एक्स्ट्रा काम करते हैं आपकी कॉपियां चेक करने के लिए, उनके लिए चाय का इंतजाम करते हो आप, है ना। तो ऐसे काम बिल्कुल मत करो भाई, अच्छे से पढ़ लो ताकि ये नौबत ही ना आए, ये नौबत ही ना आए। क्योंकि देखो जिनका पेपर अच्छा जाता है ना, उनको ज्यादा इतनी डर नहीं लगी रहती है ना, और ना ही उनको किसी बात का पछतावा होता है। और जिनका जब रिजल्ट आने वाला होता है, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाई करी, तो उनको पछतावा होता है कि उनका एक तो साल बर्बाद होता है, दूसरी उनकी परसेंटेज नहीं आती है, और तब उनको पछतावा ही पछतावा रहता है कि काश हमने पढ़ लिया होता तो ये नौबत नहीं आती, इतनी गाली नहीं खानी पड़ती, इतना ताना नहीं सुनना पड़ता। तो अच्छे से पढ़ाई करो। अभी मैं बार बार बोली आपके, अभी आपके पास में काफी टाइम है। अगर आपने स्टार्ट भी नहीं करा ना, अभी से अगर आप रेगुलर आधा घंटा भी केमिस्ट्री को दो ना, तो आपके 95 प्लस आराम से आएंगे भाई, क्योंकि सिलेबस ही इतना कम कर दिया आपके लिए, तो ठीक है। तो अगर कहीं पे कुछ छूट जाता है, आपका कुछ टॉपिक रह जाता है, क्लासेस स्किप हो जाती है, कभी कुछ काम हो जाता है, वो मानती हूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोली। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले, संडे को फ्री टाइम मिलता है, तो उस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं केवल केमिस्ट्री में लाने आपने, ठीक है। इससे आपकी परसेंटेज में बहुत असर पड़ेगा अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए, है ना। होता है ना, एक सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता है तो उसको हम पढ़ते रहते हैं, जो दूसरा नहीं होता उसको हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने। दोनों मतलब जो आपके पास में 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो पांचों को लेके जाना, अच्छे से पढ़ना है उनको, समझ गए, ठीक है। अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट पे बता देना कि हाँ ये टॉपिक आपका छूट गया है, ये कंप्लीट करा दो। क्लियर हो गई बात। जितना मैंने पढ़ा दिया आपको, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से उनकी तैयारी करो। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।